वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनेक्ट जर्गन, हम सीनियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे कि लॉ में नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, सबसे पहला बात, आपको समराइज़ करना चाहिए बहुत 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 ज़्यादा। ये वाला पॉइंट को मैं बहुत एम्फेसाइज़ करती हूँ क्योंकि ये वाली गलती थोड़ी सी मेरे से हुई थी, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ था पर थोड़ा सा हुआ था मेरे से। सो देखो, आपको सबसे पहले तो थ्योरी सब्जेक्ट्स को ये तो सोचने नहीं चाहिए कि मैं 1.5 दिन में मॉड्यूल से थ्योरी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में जा पाऊँगा, क्योंकि वो होता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम। आपको ये सोचना चाहिए कि आप ऐसे फैकल्टीज़ का नोट्स लो, अगर आप खुद नहीं बना सकते हो तो ऐसे फैकल्टीज़ का नोट्स लो जिनका नोट्स बहुत ज़्यादा समराइज्ड है, जैसे कि शुभम सिंगल सर। माय रीज़न ऑफ चूजिंग मेरा सी इंटर के टाइम पे यही था क्योंकि उनका नोट्स बहुत समराइज था। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई सेक्शंस डिफ़िकल्ट लगता है तो उसका खुद का नोट्स बनाओ, समरी नोट्स बनाओ, वो सेक्शंस को सिंप्लीफाई करो अपने लिए। जैसे मेरे को पर्सनली सेक्शन 48, 49, सेक्शन 20, सेक्शन 98, 101 ये सब डिफ़िकल्ट लगता था। मैंने इन सब का समरी नोट्स बनाया था, इन सब को बहुत शॉर्ट किया था, इन सब का सिर्फ कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे से प्रेजेंट करके आ पाऊँ। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया और मैंने अपने नोट्स भी दिखाया कि आप किस हिसाब से बना सकते हो। सो अगर आप लॉ पढ़ रहे हो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को समराइज़ करो बैठ के। ये मत सोचो बिल्कुल भी कि मैं वो जो बुक है, अगर मोटी बुक है, आप किसी और फैकल्टी से लियो जिनका आया 3-4 बुक। ये मत सोचना कि मैं वो 3-4 बुक से ना पढ़ के चल जाऊँगा 1.5 दिन के अंदर। दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है ना वो प्रैक्टिकल की तरह नहीं होता है। उसमें आप चीज़ों को रिटेन, आपको जितना रहेगा एग्ज़ाम में आप उतना ही रिकॉल कर पाओगे। मान लो कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको टाइम लग रहा है रिकॉल होने में, तो आपका इतना 3-4 बुक कैसे रिवाइज हो पाएगा, आप खुद सोचो। और आप एक बार अपना समरी नोट्स बनाना मेरे वो वीडियो के हिसाब से जैसे मैंने आपको दिखाया था, और आप एक बार बुक से पढ़ना और ये सोचना कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ने में क्या ईजी लगेगा, वो बुक से या फिर वो जो नोट्स आप खुद बनाओगे उससे। बुक में आपके पास हो जाएगा 3-4, मान लो आपके पास वॉल्यूम हो रहा है बुक का, 3 वॉल्यूम्स आपके पास बुक का, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। आप कैसे सोच रहे हो कि आप 1.5 डेज़ में उसको रिवाइज़ कर पाओगे? फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन में अगर आप 7-4-3 वाला रेशियो लगा के चल रहे हो, 7 डेज़ फर्स्ट रिविजन में, 4 डेज़ सेकेंड रिविजन में और 3 डेज़ थर्ड रिविजन में, तो भी आप वो 3 मॉड्यूल्स को रिवाइज़ कर सकते हो। पर 3 डेज़ को 1.5 डे में कन्वर्ट करना, वो हो जाता है एक चैलेंज। तो आप पहला चीज़ जो करोगे वो यही करोगे कि अभी भी आपके पास टाइम है, चीज़ों को समराइज़ करो, इतना समराइज़ करो कि आप 1.5 दिन में रिवाइज़ करके जा पाओ सारा। आप मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा शुभम सिंगल का बुक था और मेरे पास समराइज नोट्स भी था बहुत सारे सेक्शंस का जो मैंने खुद के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे को कोई सेक्शंस उतना वो नहीं हो, मेरे को नहीं जमता था, तो मैंने खुद के लिए वो सब नोट्स बनाया था। जैसे ऑर्डिनल ऑडिटर्स का भी बहुत सारा ऐसा सेक्शंस था जो मेरे को नहीं समझा, मतलब मेरे को उतना रिटेन नहीं रह पाता था बुक का बहुत, सो मैंने उसके हिसाब से अपने लिए नोट्स बनाया था कि मैं उसे जल्दी रिवाइज़ कर पाऊँ। उससे रिवाइज़ करने में मेरे को लगता होगा 30 सेकेंड और बुक से मेरे को पढ़ने में लगता होगा 2-4 मिनट, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने खुद के जो बनाए थे समरी नोट्स, मेरे पास समरी नोट्स थे सर के, मेरे पास खुद के नोट्स थे और मेरे पास सारा मटेरियल था। मेरा क्वेश्चन बैंक में मार्क था क्वेश्चन जो मेरे को एग्ज़ाम डे पे करना है, बट स्टिल कोई चैप्टर्स ऐसा था जो मेरे को एग्ज़ाम पे टाइम पे रिकॉल करने में टाइम लग रहा था। जैसे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, मेरे को उसको रिकॉल करने में बहुत टाइम लगा था। जैसे कि चैप्टर नंबर 2, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस, और जैसे कि उस टाइम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था तो वो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो। तो ये सब चैप्टर को मेरे को पर्सनली रिकॉल करने में बहुत टाइम लगा था, ड्यू टू विच मेरा 2 चैप्टर्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड और एक चैप्टर था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिवाइज़ नहीं हो पाया था। दो आई गॉट 64 मार्क्स, मेरे को कुछ पुराना याद आ गया था। और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने एग्ज़ाम हॉल से पहले एक समरी चार्ट से रिवाइज़ कर लिया था, तो मेरे को उसका डेट्स वगैरह याद था, उसी पे क्वेश्चंस बेस्ड था, तो आई कुड आंसर दैट। बट आप वर्स्ट सिचुएशन देखो, अगर मैंने वो समरी चार्ट्स को नहीं देखा होता तो मेरे से वो सब क्वेश्चंस नहीं होते। और वो चार्ट या हर सर का था,
तो उस वो चार्ट से मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था ऑनेस्टली, मेरे को टाइम नहीं मिला था रिवाइज़ करने का। जब अपन सेंटर के बाहर खड़े होते हैं, वो गेट नहीं खोल रहे रहते, तो उसमें जो 10 मिनट मिला था टाइम मेरे को, मैंने बस वो चार्ट पेपर से देख लिया कि अच्छा 90 डेज़ लगता है एनुअल जनरल, मतलब मेरे को डेज़ याद नहीं है अभी, पर एनुअल जनरल मीटिंग का ये है, जनरल मीटिंग का ये है, और वगैरह वगैरह, स्पेशल मीटिंग का ये सब मैंने, मतलब स्पेशल क्लॉज, ये सब जो मैंने देखा था वो मेरे को याद रह गया था। जैसे कि ये सब था कि कौन सा रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, ये सब जहाँ पे था। फिर उसके बाद CSR का, मतलब CSR तो वो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ वाला में था, बट हाँ उसका भी उनका जो नोट्स था, मतलब एक पेज का ही था वो, उसमें CSR का भी कुछ डेज, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह था। तो मतलब मैंने उसी को बस एक बार ऐसे देख लिया था। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन था, CSR का था, और भी 1-2 का था, तो वो मैंने ऐसे बस एक बार देख लिया था। और ट्रस्ट मी, वो मेरे को एग्ज़ाम पे याद था वो सब डेज़ वगैरह। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया था, एनुअल जनरल मीटिंग का आया था कि ऐसे कैसे कंपनी कर रहा है, बताओ सही है या नहीं है। तो आई कुड आंसर दैट बिकॉज मैंने उधर देख लिया था। बट आप देखो कि वो इसलिए हो पाया था 10 मिनट के अंदर ही, मैंने इसलिए हो पाया था क्योंकि मेरे पास वो चार्ट था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने चैप्टर तो पढ़ा नहीं था, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं चैप्टर का, अगर मैं पढ़ने भी बैठती हूँ तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेक्शन पढ़ पाती हूँ। और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपको भी पता है कितना बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसलिए समराइज़ करो, खुद नहीं हो पाता ऐसे टीचर्स ढूंढो जिनका नोट समराइज्ड है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, शुभम सिंघल सर का नोट समराइज्ड है, एक हर्ष सर करके वो हर अटेम्प्ट में चार्ट्स निकालते हैं, दैट इज़ वेरी समराइज्ड। उसी ने मेरे को हेल्प किया था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जाम में क्रैक करने के लिए, क्योंकि वो मेरा रिवाइज नहीं हो पाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरे को लॉ में 64 आया था, उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल। इंटरनल ऑडिटर का भी, कि कंपनी को कब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका भी लिमिट उसमें लिखा हुआ रह गया था, एंड आई रिकॉल दैट उधर, तो वो हो गया था। तो आप इसलिए समराइज़ करो नोट। सेकेंड मिस्टेक, आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप सारा सेक्शन नंबर उसको मगअप करने के पीछे भाग रहे हो और एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो गए और गलत सेक्शन नंबर कोट कर दिए। क्योंकि अगर आप गलत सेक्शन नंबर कोट करोगे तो वो आगे का आंसर पढ़ता भी नहीं है, आप चाहे कितना भी सही लिख दिया करो, उसको मतलब नहीं है, वो काट देगा। ठीक है, आपको अगर सेक्शन नंबर याद है, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यही सेक्शन नंबर है, तो लिखो। अगर नहीं याद है तो मत लिखो, इट्स ओके, वो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं देगा। पर अगर आपका गलत हो गया तो पूरा काट देगा। 4 नंबर का मान लो क्वेश्चन है ना, तो आपने पूरा सही लिखा होगा ना, पर सेक्शन नंबर गलत हो गया तो वो आपको पूरा 0 दे देगा, पढ़ेगा भी नहीं। पर अगर आप सेक्शन नंबर नहीं लिखे होंगे तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 भी काट लेगा, पर नहीं काटता है। पर मान लो 1 नंबर ऐसे वो उड़ा ही देता लॉ में, तो 0.5 या 1 उड़ा भी देगा तो कोई 3 तो आएगा ना, ऐसा तो नहीं आपको पूरा काट के 0 दे देगा जबकि आप सही हो फिर भी। तो इसलिए सेक्शन नंबर अगर याद हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है, जैसे AGM वगैरह का, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये सब का सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, तो उसको लर्न करो। शेयर कैपिटल एंड वेंचर्स, इसको लर्न करो। बाकी जो चीज़ है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आप सबके पीछे भागोगे ना तो आपका कहीं भी परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये सब चैप्टर के बस सेक्शन नंबर याद कर लो, बाकी चैप्टर्स के मत करो। इट्स ओके, सही है। और गलत बिल्कुल मत कोट करना, नहीं आ रहा छोड़ दो, गलत मत लिखना, कॉन्फिडेंट नहीं हो मत लिखो, पर गलत नहीं लिखना। ठीक है। तीसरा गलती जो हम लोग करते हैं वो है कि हम लोग पूरा सेंटेंसेस को मगअप करने बैठ जाते हैं, जबकि हमें पता है कि अगर हम पूरा सेंटेंसेस को मगअप करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा, बिकॉज लॉ में बहुत सारा चीज़ है, बहुत टेक्निकल टर्म्स है, बहुत डेज वगैरह है, और बहुत सारा चीज़ ऐसा है। अगर आप पूरा सेंटेंसेस को मगअप करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। सो आपको बचपन से इंग्लिश इसीलिए पढ़ाया गया है कि आपको पता हो कि प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन्स, प्रोनाउंस कैसे लगता है, कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको यूज़ करने जानते होंगे, और अभी आपको बस कीवर्ड्स को लर्न करना है, एंड आप फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं नॉर्मल कंजंक्शंस वगैरह से सेंटेंस को। आपको सेंटेंस बनाने आता है, आपको बस कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है कि ICAI को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है। तो कीवर्ड्स को याद करने पे फोकस डालो, पूरा सेंटेंसेस को मत करो, पूरा बुक को रटने का कोशिश मत करो, नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सो फोकस करो कि आप कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज करो, मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हो। ठीक है। और लॉ, फोर्थ चीज़ ये होता है कि लॉ के अंदर मल्टीपल रिविजन्स करो, जैसे कि 1-2 रिविजन तो करो, और अगर कोई सेक्शंस हार्ड लगते हैं तो उसका तीसरा रिविजन भी कर लो। जैसे मान लो कि आपको सेक्शन 48 हार्ड लगता है, 49 हार्ड लगता है, या फिर 55 हार्ड लगता है, तो ये सब सेक्शंस को रिवाइज करते रहो। आपको हो सकता है
आपको हो सकता है कि कोई कोई सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता होगा, तो उसको रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि आप रिवाइज़ करोगे तो ही आपको रिटेन रहेगा। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए आप इसको रिवाइज़ करते रहो, रिकॉल करते रहो, तो वो बहुत सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है, वॉइड है। तो इसको जब आप लिखोगे तो अपन नॉर्मली लिखेंगे कि शेयर्स के नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट बिकॉज इट इज़ वॉइड। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, द शेयर्स के नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट बिकॉज इट इज़ वॉइड, हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे वॉइड जो है वो कीवर्ड है, कि नॉट बी इशूड कीवर्ड है। ठीक है। तो ये ऐसे कीवर्ड्स होता है कि जिससे ये वर्ड्स हो गए तो सेंटेंसेस का कोई मीनिंग निकलेगा, वरना ये नॉर्मल प्रपोजिशंस कंजंक्शंस है, मतलब ये वर्ड्स ही से सेंटेंसेस का कोई मीनिंग निकलेगा। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं। तो आप ऐसे वर्ड्स पे फोकस करो। ठीक है। ये 4th पॉइंट हो जाएगा। आप कीवर्ड्स को मतलब मेमोराइज़ करो, पूरे सेंटेंसेस को मेमोराइज़ नहीं करो। और 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइटिंग प्रैक्टिस करो बाबा, राइटिंग प्रैक्टिस करो। आलस मत करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। वो बुक खोलो, मॉड्यूल ही खोल लो, उसमें से कोई केस स्टडी उठाओ और एक ठो बैठ के लिख लो, उसको फिर चेक कर लो, उसका जो सजेस्टेड आंसर है उसे देखो कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और उस हिसाब से अपने आप को मार्क कर लो। कीवर्ड्स का सबसे ज़्यादा आपको आंसर्स को किस हिसाब से प्रेजेंट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है प्रोविजन एप्लीकेबल, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, कंक्लूजन। प्रोविजन एप्लीकेबल में आप लिखोगे कि क्या प्रोविजन है, फैक्ट्स ऑफ द केस में आप लिखोगे क्वेश्चन का छोटा समरी, एनालिसिस में यू विल कनेक्ट प्रोविजन विद फैक्ट्स ऑफ द केस, और लास्ट वाला जो रहेगा उसके अंदर आप लिखोगे योर कंक्लूजन, दैट विल बी अ सेंटेंस, येस द कंपनी should not issue the company is in default because the company has issued the shares at discount because the issuance of share on discount is void। तो आप ऐसे करके लिखोगे। और तो ये बस इतना सा ही होना चाहिए कंक्लूजन, और बाकी जो होगा वो ना वो सब एनालिसिस में जाएगा। कंक्लूजन येस या नो, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, नहीं अब होना चाहिए, येस द ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड बिकॉज कंपनी का टर्नओवर ये है, या ये कंडीशन मीट करे इसलिए होना चाहिए। तो ऐसे करके आप अपना कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन में हमेशा अंडरलाइन करोगे आप येस नो, आपका जो भी आंसर है। जब प्रोविजन एप्लीकेबल रखोगे तो आप उसके अंदर कीवर्ड्स जो है उसको अंडरलाइन करोगे। अगर आप फैक्ट्स ऑफ द केसेस में लिख रहे हो तो उसमें कुछ अंडरलाइन नहीं करना, एनालिसिस लिख रहे हो उसमें अगर कोई कीवर्ड है उसको करोगे, और कंक्लूजन्स में अपना कंक्लूजन को तो अंडरलाइन करके आओगे। ठीक है। और ये मान लो कि आप अब यहाँ पे लॉ का भी पेपर लेंदी लगने लगता है, तो यहाँ पे भी अपने आप को टाइम करके ही लिखना राइटिंग प्रैक्टिस का, कि इस हिसाब से मेरे को इतना मिनट लगना चाहिए, और उतना मिनट अपने आप को दो, और देखो कि आप कैसे लिख पा रहे हो, अच्छा से लिख पा रहे हो, कंप्लीट हो पा रहे हो उतना टाइम फ्रेम में या नहीं, ऐसे करके। फिर उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, आपको MCQs पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव। MCQs बहुत स्कोरिंग है। मेरा आया था 64 और मेरे को MCQs में आया था 26, तो बैलेंस मार्क्स ही आया था बस मेरे को सब्जेक्टिव के अंदर। तो MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉ में एग्जामिशन चाहिए। तो आपको एग्जामिशन लाने में हेल्प करता है MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईजी MCQs आता है, और MCQs में ये भी नहीं होता कि आपका कोई भी किसी भी चीज़ से मार्क्स काट लेगा, नहीं काटेगा। अगर आपका आंसर सही है तो क्यों काटेगा, जबकि सब्जेक्टिव में ये होता है कि 4 मार्क्स से आपका कितना भी 5 मार्क्स है मान लो, कितना भी सही हो वो 4.5 ही देता है। पूरा सही है, पूरा फैक्ट्स सब सही है, पर फिर भी 4.5 ही देता है। पर ऐसा MCQs में नहीं होता है। MCQs के अंदर आप आराम से जो आंसर्स है उसको मार्क करो, अब वो फुल मार्क्स देगा, 2 मार्क्स है 2 मार्क्स, 1 मार्क्स है 1 मार्क्स। इसलिए MCQs को अच्छा कमांड बनाओ। ICI का जो MCQ बुकलेट आता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। टीचर्स भी कोई MCQ वाला दिए उसको करो। अब तो ICI का ऐप में MCQs भी मिलता है, उसको प्रैक्टिस करो। कितना ईजी हो रहा है आपके लिए चीज़, आप उसको अच्छा से यूटिलाइज़ करो। तो आप MCQs वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और चीज़ों को बहुत ज़्यादा समराइज़ करो कि आप उसको 1.5 दिन में रिवाइज़ कर पाओगे। यही सोचो कि अगर मैं आज कितना भी रिवाइज़ कर लूँ, पर अगर मैं 1.5 दिन में नहीं रिवाइज़ कर पाऊँगा तो मेरे कुछ नहीं होने जाने वाला, कुछ याद नहीं आएगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप अभी से हर रिविज़न में ऐसे चीज़ों को समराइज़ करते जाओ कि 1.5 दिन का आपके पास एक प्लान रेडी हो कि मैं यहाँ से पढ़ूँगा, ये पढ़ूँगा, इतना मिनट लगना चाहिए मेरे को पढ़ने में, सब चीज़ आपके पास रेडी हो। ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड अगर आपके पास और कोई भी डाउट्स है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. थैंक यू.